Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to start with chapter number 6 of class 9 geography, and the chapter's name is population. So first of all, if you haven't watched the earlier chapter, then please click on the I button. There you will find the playlist. And if you are new to the channel, then please subscribe it and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. So let's start with our today's chapter, population. हम लोग क्लास 9 की जियोग्राफी में बेसिकली इंडिया के बारे में पढ़ रहे थे। हमने देखा कि इंडिया का साइज़ क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, किस तरीके का क्लाइमेट है यहाँ पे, किस तरीके की जो वाइल्ड लाइफ है वो यहाँ पे पाई जाती है, किस तरीके की वेजिटेशन यहाँ पाई जाती है। इंडिया में बेसिकली जितनी भी जियोग्राफिकल कंडीशंस हैं वो हमने डिस्कस की। अब इंडिया की जियोग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है उसकी पॉपुलेशन भी होती है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं, जो जनता है, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। कैन यू इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट ह्यूमन बीइंग्स? तो क्या आप एक ऐसी दुनिया के बारे में सोच सकते हो जहाँ पे इंसान नहीं हो? मतलब बाकी सब है, जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, पक्षी हैं, सब कुछ है, बट इंसान नहीं है। तो कैसी दुनिया होगी वो? Who would have utilized the resources and created social and cultural environment? अगर इंसान नहीं होंगे, अगर ऐसी दुनिया है जहाँ पे इंसान नहीं है, तो फिर उस दुनिया में कौन जो है वो रिसोर्सेज को, संसाधनों को अच्छे से इस्तेमाल करेगा, उनका यूज़ करेगा और एक सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट बनाएगा। मतलब जैसे आप देखो, जो इंसान है उन्होंने अलग अलग तरीके से सोशली डेवलप किया है, एक उनका अलग तरीके का रिलेशनशिप है। वहीं अगर हम जानवरों की बात करें तो जानवरों में इतना ज़्यादा जो सोशलाइज बिहेवियर है वो नहीं देखने मिलता। और जितने ज़्यादा बड़े लेवल पे इंसानों ने रिसोर्सेज को यूज़ किया है, इवन एक्सप्लॉइट किया है, उस तरीके से जो जानवर हैं, पक्षी हैं, वो उसको इस्तेमाल नहीं करते। वो अपनी सिर्फ ज़रूरत के हिसाब से रिसोर्सेज को लेते हैं और ना ही उनको हर रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूज़ करना आता है। मतलब जितने ज़्यादा बड़े लेवल पे हमने रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया है धरती पे, उतना किसी और ने नहीं किया है। तो अगर इंसान धरती पे नहीं होते तो क्या होता कि कहने का तो हम कह सकते हैं कि जो धरती है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती, क्योंकि जो पॉल्यूशन है, जो हमने इतना ज़्यादा नुकसान अर्थ को पहुंचाया है वो इंसानों ने पहुंचाया है, जानवरों ने नहीं। तो डेवलपमेंट के चक्कर में हमने बहुत ही ज़्यादा नुकसान भी पहुंचा दिया अर्थ को। तो हम कह सकते हैं कि अगर इंसान नहीं होते तो अर्थ पे जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको इतने बड़े लेवल पे यूज़ नहीं किया जाता। सोशल और कल्चरल जो एनवायरनमेंट है, जिस तरीके से हम परिवार में रहते हैं, हमने अलग अलग तरीके के इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो बना लिए हैं, शादी होती है और हम त्योहार मनाते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि फिर हमें नहीं देखने मिलती। और ये जो अर्थ है, हो सकता है वो और ज़्यादा जो है अच्छी होती अगर हम नेचर के वाइज बात करें, क्योंकि फिर पॉल्यूशन नहीं होता, नदियाँ गंदी नहीं होती, प्लास्टिक जो है इस तरीके की चीज़ें नहीं होती जो कि एनवायरनमेंट को इतना नुकसान पहुंचा रही हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अलग होती। द पीपल आर इम्पॉर्टेंट टू डेवलप द इकोनॉमी एंड द सोसाइटी। बट अब क्योंकि इंसान है तो हमें उसी के हिसाब से बात करनी पड़ेगी। जो इंसान है वो किसी इकोनॉमी में किस तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं, किसी भी इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए, साथ ही साथ सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वहाँ पे इंसान हो, क्योंकि इंसान ही जो है वो एक सोशल एनिमल है, वो बहुत ज़्यादा सोशलाइज करता है। तो किसी भी इकोनॉमी एंड सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए पीपल, लोग जो हैं वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पीपल मेक एंड यूज रिसोर्सेज एंड आर देमसेल्व्स रिसोर्सेज विद वेरिंग क्वालिटीज। अब जो लोग हैं वो क्या करते हैं, वो रिसोर्सेज को बनाते हैं और उन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ वो खुद भी एक रिसोर्स हैं। हम ह्यूमन रिसोर्स की बात करते हैं तो इंसान जो हैं, जो ह्यूमंस हैं, वो भी खुद रिसोर्सेज होते हैं। अगर हमारी अच्छी हेल्थ है, अगर हमारी अच्छी एजुकेशन है, सो वी आर अ रिसोर्स टू, राइट? Coal is but a piece of rock until people were able to invent technology to obtain it and make it resource. अब जब तक कि लोगों को कोल को अच्छे से इस्तेमाल करना नहीं आया था, जब तक लोगों ने उस तकनीक का इजाद नहीं किया था कि उसको हम यूज़ कर सकें और उसको इस्तेमाल करके हम अलग अलग चीज़ों में यूज़ कर सकें, उसको जो उसकी बेसिक प्रॉपर्टी है जिसको हम इतने बड़े लेवल पे आज यूज़ कर रहे हैं, कोयले को, जिस खूबी के लिए, जब तक उस खूबी का इन्वेंशन नहीं हुआ था, जब तक ये नहीं जान पाए थे कि हम किस तरीके से इस कोयले को इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे बिजली बना सकते हैं, इसको अलग अलग तरीके से फ्यूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, जब तक हमने ये नहीं पाया था तब तक कोल जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक रॉक था, सिर्फ एक तरीके से आप समझ सकते हैं पत्थर था। बट जैसे ही लोगों को ये समझ आए कि अच्छा, इसको हम इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, ये तो
बहुत ही अच्छा फ्यूल बन सकता है, बहुत देर तक जलता है, काफ़ी अच्छी हीट प्रोवाइड करता है। तो उसके बाद से क्या हुआ, ये एक रिसोर्स बन गया। मतलब जब तक हमें उसे यूज़ करना नहीं आया था तब तक वो एक मामूली सी चीज़ थी, आम चीज़ थी। बट जैसे ही हमें उसे यूज़ करने का तरीका पता चल गया वैसे ही वो एक रिसोर्स बन गया। Natural events like a flood or tsunami becomes a disaster only when they affect a crowded village or a town. और कभी आपने नोटिस किया है कि जब कोई नेचुरल इवेंट होता है, कोई आपदा आती है जैसे कि बाढ़ आ गई या सुनामी आ गई, तो ऐसे में उस इवेंट को, उस नेचुरल इवेंट को हम डिजास्टर का नाम तब देते हैं जब वो किसी बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड विलेज या फिर टाउन को अफेक्ट करे। मतलब अगर बाढ़ किसी ऐसी जगह पे आई है जहाँ पे कोई रहता ही नहीं है, तो फिर क्या लोग उसे डिजास्टर बोलेंगे, आपदा बोलेंगे? नहीं बोलते। अगर बाढ़ या सुनामी किसी ऐसी जगह पे आई है जो बहुत लोग रह रहे थे, जहाँ लोगों की जानें गई, देखो यहाँ इंसानों की बात की जा रही है, अगर इंसानों की जानें गई तभी लोग कहते हैं कि डिजास्टर हुआ। बट वहीं अगर किसी और जगह पे मान लो वहाँ इंसान वगैरह नहीं है, लोगों ने घर नहीं बना रखे, वहां पे भले ही जानवर रह रहे हैं, तो लोग उसे इतना बड़ा जो डिजास्टर है उसका नाम नहीं देते। Hence, population is the pivotal element in social studies. अब क्योंकि humans जो हैं वो इतना important रोल प्ले कर रहे हैं किसी भी इकोनॉमी में, इवन सोसाइटी में, तो उसकी वजह से क्या है, सोशल स्टडीज में ह्यूमंस या पॉपुलेशन जो है वो एक बहुत ही important एलिमेंट है. It is a point of reference from which all other elements are observed and from which they derive significance and meaning. और पॉपुलेशन जो है वो एक तरीके से केंद्र बिंदु है जिसके हिसाब से, जिसको सेंटर में रख के हम बाकी सारी चीज़ों को देखते हैं। जब भी हम किसी चीज़ का आंकलन कर रहे हैं, उसको एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका सिग्निफिकेंस देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके सेंटर में पॉपुलेशन रहेगी, लोग रहेंगे कि वो लोगों को कैसे अफेक्ट करने वाला है, लोगों के लिए कितना अच्छा है, पॉपुलेशन को किस तरीके से नुकसान दे सकता है। तो जब भी किसी चीज़ की सिग्निफिकेंस को ऑब्जर्व किया जा रहा है या किस तरीके से उसका हम मतलब निकाल रहे हैं, उस सबको हम किसको बीच में रख के देखते हैं, किसको हम सेंटर में रख के देखते हैं, तो पॉपुलेशन को। ठीक है। रिसोर्सेज, कैलमिटीज एंड डिजास्टर्स आर ऑल मीनिंगफुल ओनली इन रिलेशन टू ह्यूमन बींग्स। जब हम रिसोर्सेज की बात करते हैं, कैलमिटीज की बात करते हैं, सो कैलामिटी मतलब कोई ऐसा इवेंट जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा लॉस हो गया है और बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रेस फैल गया है लोगों में, जो कि लंबे समय तक रहने वाला है और बहुत ही बुरे तरीके से उसने लोगों को अफेक्ट किया है, तो वो हो गई कैलामिटी। डिजास्टर मतलब एक तरीके से ये एक ऐसा एक्सीडेंट है, ऐसा इंसिडेंट है जो अचानक से हुआ है, और हाँ, ये भी जो लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाता है। बट हाँ, इसका जैसे आप समझ सकते हो कि जो क्लामिटी है वो काफ़ी लंबे समय तक चलती है, बहुत ज़्यादा जो लॉस है वो लाती है। तो अगर हम रिसोर्सेज की बात करें, क्लामिटी की बात करें, डिजास्टर्स की बात करें, तो इन सब चीज़ों की बात हम तभी करते हैं जब वो इंसानों को अफेक्ट कर रही हैं। इनको हम ह्यूमंस के रिलेशन में ही देख रहे हैं। ठीक है। सेम चीज़ अगर वहाँ हो जाए, चाहे क्लामिटी हो, चाहे कोई डिज़ास्टर अगर वहाँ आ जाए जहाँ इंसान है ही नहीं, बल्कि हमने इन चीज़ों को नाम ही क्लामिटी या डिज़ास्टर इसलिए दिया है क्योंकि वो ह्यूमंस को अफेक्ट कर रही हैं। कोई सेम इवेंट, कोई बाढ़ आ गई, कोई तूफान आ गया, तो अगर वहाँ पे इंसान नहीं है तो उसको हम ये नाम नहीं देंगे। ठीक है। तो इसी तरीके से लोगों ने क्या किया है, अपने आप को सेंटर में रखा है, ह्यूमंस ने अपने आप को ही सेंटर में रखा है और बाकी चीज़ों को फिर डिफाइन किया है। Their numbers, distribution, growth, and characteristics or quality provide the basic background for understanding and appreciating all aspects of the environment. अब जो पॉपुलेशन है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है, कितनी ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन है, क्या नंबर है, किस तरीके से हम ग्रो कर रहे हैं, क्या क्वालिटी है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है पॉपुलेशन का, इस सब के बेसिस पे हम एनवायरनमेंट को और ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, एनवायरनमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली हम पॉपुलेशन को सेंटर में रख के बाकी सारी चीज़ों को समझ रहे हैं, बाकी सारी चीज़ों को अप्रिशिएट कर रहे हैं। ह्यूमन बींग्स आर प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स ऑफ अर्थ्स रिसोर्सेज। अब ह्यूमन बींग्स जो हैं वो अर्थ के रिसोर्सेज के प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स हैं। अब देखो ये क्यों कहा जा रहा है, आप बोलोगे कि हम कोयले को रिसोर्स कह रहे हैं, बट हम ये क्यों कह रहे हैं कि ह्यूमंस ने उसे प्रोड्यूस किया है। अगर कोयला एक रिसोर्स है तो इस स्टेटमेंट के हिसाब से ह्यूमंस जो है वो रिसोर्स के प्रोड्यूसर हैं, बट कोयला हमने नहीं प्रोड्यूस किया। फिर ये स्टेटमेंट क्यों दी जा रही है, क्योंकि कोयले को रिसोर्स बनाया किसने, ह्यूमंस ने। ह्यूमंस ने कोयले को इस्तेमाल करने का तरीका ईजाद किया। ये समझा कि अच्छा, इसको हम अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सिर्फ एक पड़ा हुआ पत्थर नहीं है। ठीक है। इसीलिए बोला जा रहा है कि कोई भी चीज़ इसलिए रिसोर्स बनी क्योंकि उसको ह्यूमंस ने इस्तेमाल करने का तरीका समझा। जब तक ह्यूमंस ने उसे इस्तेमाल करने का तरीका नहीं निकाला था तब तक वो एक नॉर्मल चीज़ थी, तब तक हम उसे रिसोर्स का नाम नहीं देंगे।
ठीक है, दैट इज वाई इट इज बीइंग सेड ह्यूमन बींग्स आर प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। वो प्रोड्यूस भी करते हैं और फिर खुद ही यूज भी करते हैं, कंज्यूम भी करते हैं अर्थ के रिसोर्सेज को। देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट टू नो हाउ मेनी पीपल आर देयर इन अ कंट्री, वेयर डू दे लिव, हाउ एंड वाई देयर नंबर्स आर इंक्रीजिंग एंड व्हाट आर देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। और इसीलिए ये ज़रूरी है कि हम ये समझें कि किसी कंट्री में कितने लोग रह रहे हैं, कहाँ पे रह रहे हैं, किस तरीके की कंडीशंस में वो रह रहे हैं, और उनका जो नंबर है कितना है, कितने लोग हैं और कितने बड़े लेवल पे वो इंक्रीज कर रहे हैं, क्या उनका ग्रोथ रेट है और क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे एक जगह के लोग जो हैं उनके अपने फीलिंग्स होंगी, उनका अपना सोचने का नज़रिया होगा, उनके अपने कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, वो दिखेंगे पर्टिकुलर तरीके से। वहीं किसी दूसरे जो इलाके में रहने वाले लोग हैं उनके अपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना भी ज़रूरी है। द सेंस ऑफ India provides us with information regarding the population of our country. और इंडिया की पॉपुलेशन के बारे में हमें कैसे पता चलता है, वो चलता है सेंसस के थ्रू। ठीक है, तो सेंसस क्या होता है? अ सेंसस इज एन ऑफिशियल इन्यूमरेशन ऑफ पॉपुलेशन डन पीरियडिकली। सेंसस का बेसिकली अगर हम हिंदी में बोलें तो इसका मतलब होता है जनगणना। उसका मतलब क्या हुआ, आप जितने भी लोग आपके देश में रह रहे हैं उनकी गिनती कर रहे हो, उनको गिन रहे हो। अब गिनने के साथ साथ क्या होता है कि आप ये भी देखते हो कि किसी एरिया में जितने लोग रह रहे हैं, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितने लोग कितने उम्र के हैं, कितने लोग जो है वो 5 साल के कम उम्र के हैं, कितने लोग बूढ़े हैं, कितने जवान हैं, कितने काम कर रहे हैं, कितने नहीं कर रहे। तो ये सारी चीज़ों को भी इंक्लूड किया जाता है। आप ऐसे ही नहीं सिर्फ 1 2 3 4 5 ऐसे गिनिए, गिना और खत्म नहीं, गिनने के साथ साथ कैरेक्टरिस्टिक्स को भी देखा जाता है। ठीक है, इन इंडिया फर्स्ट सेंसस वाज हेल्ड इन द ईयर 1872। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे पहला सेंसस जो है वो 1872 में हुआ था। The first complete census, however, was taken in the year 1881. Since then, census have been held regularly every 10th year. अब इसमें अगर हम वैसे फर्स्ट सेंसस की बात करें कि हमारे देश में किसी भी कोने में फर्स्ट सेंसस क्या हुआ, कब हुआ था? 1872 में। बट अगर हम कंप्लीट सेंसस की बात करें, मतलब कि पूरे देश का मिला के जो सेंसस हुआ था वो हुआ था 1881 में। सो हम ये कह सकते हैं कि 1872 में क्या हुआ था कि इंडिया का नॉन सिंक्रोनस जो सेंसस है वो हुआ था। मतलब पहला सेंसस तो हुआ था बट वो नॉन सिंक्रोनस था। नॉन सिंक्रोनस मतलब कि इंडिया में जितने भी पार्ट्स हैं उनमें एक साथ सेंसस नहीं हुआ था, किसी जगह पे किसी टाइम पे हो रहा है, किसी जगह पे किसी टाइम पे हो रहा है। बट अगर हम सिंक्रोनस सेंसस की बात करें तो पहला सिंक्रोनस जो सेंसस था वो 1881 में हुआ, मतलब पूरी कंट्री का एक साथ 1881 में हुआ। सिंस देन सेंससेस हैव बीन हेल्ड रेगुलरली एवरी 10th ईयर। इसका मतलब ये है कि हर साल जो सेंसस है 1881 के बाद से क्या हो रहा है, हर 10 साल बाद सेंसस जो है वो होती है। देखो, पहले 1881 में हुआ, फिर उससे अगला कब होगा? 1891 में, फिर कब होगा? 1901 में। तो इसीलिए जैसे अभी आपने देखा होगा कि हम 2011 वाला सेंसस की बात करते हैं। अब 2021 में भी सेंसस होना था बट क्योंकि कोरोना चल रहा था तो उस टाइम पे नहीं हो पाया। तो जो 2021 वाला जो सेंसस है वो भी आएगा बट आने वाले कुछ सालों में आएगा। तो हर 10 साल में जो है ये सेंसस होता है। द इंडियन सेंसस इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोर्स ऑफ डेमोग्राफिक, सोशल एंड इकोनॉमिक डेटा। अब जो इंडियन सेंसस है, मतलब जो हमने ये जनगणना की, तो हमने सिर्फ और सिर्फ लोगों की गिनती तो की नहीं, उसके साथ हमने बहुत सारी चीज़ों को देखा। भाई कितने लोग रह रहे हैं, किस जगह पे रह रहे हैं, क्या वो भाषा बोल रहे हैं, किस कास्ट से वो बिलोंग करते हैं, किस रिलीजन से वो बिलोंग करते हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, किस एज के हैं। ये सारी चीज़ों का जो नोट है वो किया जाता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो इंडिया का सेंसस है वो एक बहुत ही अच्छा ऐसा डेटा हमें प्रोवाइड करता है जिससे कि हम डेमोग्राफिक के बारे में पता लगा सकते हैं। डेमोग्राफिक मतलब कि कितने एज का है, किस जेंडर के लोग हैं। सोशल एंड इकोनॉमिक डेटा, सोसाइटी किस तरीके की है, जो सोशल डिफरेंसेस हैं, अगेन हम कास्ट वगैरह की बात कर सकते हैं, उनकी लैंग्वेज की बात कर सकते हैं, कितने लोग कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, कितने लोग किस रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं। इकोनॉमिक डेटा, कितने लोगों की इनकम जो है वो मान लो 10 लाख से ऊपर है सालाना। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके के जो डेटा हैं वो हमें एक साथ इंडियन सेंसस में जो जनगणना है उसमें मिल जाते हैं। Now we are primarily concerned with three major questions about population. But जब हम population की बात करते हैं तो mainly हम 3 questions पे जोर देते हैं, 3 questions के सवाल जो है जवाब जो है वो हम ढूंढना चाहते हैं। Population size and distribution. Population size मतलब population कितनी बड़ी है, कितने ज़्यादा लोग किसी जगह पे रह रहे हैं और उनका distribution किस तरीके से है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हो गया कि भाई किस जगह पे कितने हैं, मतलब कि किस तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओवरऑल मान लो हमने इंडिया का देख लिया कि अच्छा इंडिया में इतने लोग जो है रह रहे हैं,
मान लो 140 करोड़ लोग इंडिया में रह रहे हैं, बट इन 140 करोड़ लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हो रहा है, कितने लोग जो है हरियाणा में रह रहे हैं, कितने लोग तमिलनाडु में, कितने लोग वेस्ट बंगाल में, कितने लोग असम में, कितने लोग गुजरात में, तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है, दैट इज ऑल्सो व्हाट वी आर कंसर्न अबाउट। हाउ मेनी पीपल आर देयर एंड वेयर दे आर लोकेटेड, तो कितने लोग हैं और कहाँ वो रहते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज, दूसरा जो सवाल है जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं वो है पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन जो है वो किस तेजी से ग्रो कर रही है, कितना ग्रो कर रही है, हर साल जो है हम कह सकते हैं कितना हमें इंक्रीमेंट पॉपुलेशन में देखने मिल रहा है, और प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज, और किस तरीके से पॉपुलेशन जो है वो चेंज हो रही है। जैसे हम कह सकते हैं कि अभी हम बात करते हैं कि इंडिया जो है वो यंगेस्ट कंट्री माना जाता है, कि इंडिया में सबसे ज़्यादा यंग लोग हैं, ठीक है। बट अगर ऐसा हो कि पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे ग्रो ना हो, तो हमें देखने मिल सकता है कि आने वाले कुछ समय में जो यंग पॉपुलेशन है वो तो बूढ़ी हो जाएगी, और नए जो लोग हैं वो नहीं होंगे उतने, जो नई पॉपुलेशन है वो उतनी नहीं होगी, तो यंग जनरेशन उतनी नहीं मिलेगी, बट बूढ़ी जनरेशन फिर हमें मिलने लगेगी। अगर हम आज से मान लो 50 साल बाद की बात करें, तो अगर ऐसा होता है कि हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो रुक जाता है, रुकता भी नहीं है, स्लो हो जाता है, जिस तेजी से अभी हम ग्रो कर रहे हैं अगर उस ग्रोथ में कमी आती है, तो ऐसा भी देखने मिल सकता है कि अभी जिस हम यंग पॉपुलेशन कह रहे हैं, हो सकता है कि वो आने वाले कुछ साल में हम उसे ओल्ड पॉपुलेशन कहने लगे, जो पॉपुलेशन का पूरा चेंज है वो आ जाए। तो इस तरीके से किस तरीके से पॉपुलेशन में और भी बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, किस तरीके से हम जो जेंडर रेशो है किस तरीके से वो चेंज हो रही है, तो ये सारी चीज़ों में जो चेंज आ रहा है उसके बारे में भी हम जानना चाहते हैं। हाउ हैज़ द पॉपुलेशन ग्रोन एंड चेंज थ्रू टाइम, किस तरीके से पॉपुलेशन ग्रो की है, एक्चुअल में ग्रो की भी है कि नहीं, कितनी कमी आई है और किस तरीके से उसमें चेंजेस आए हैं। देन थर्ड क्वेश्चन इज कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज ऑफ द पॉपुलेशन। तीसरा ये चीज़ है कि क्या कैरेक्टरिस्टिक है उस पॉपुलेशन का और क्या क्वालिटीज है उसमें, व्हाट आर देयर एज, सेक्स, कॉम्पोजिशन, लिटरेसी लेवल्स, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर्स एंड हेल्थ कंडीशंस। तो ये सारी चीज़ों के बारे में भी हम जानना चाहते हैं। तो बेसिकली ये तीन जो सवाल हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव हैं, इन सवालों के अंदर ही काफ़ी चीज़ें अंदर हैं, इनके इंक्लूडेड हैं। तो मेन ये तीन ऐसे सवाल हैं जिसके बारे में हम जानना चाहते होते हैं जब भी हम पॉपुलेशन की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम इनको एक एक करके नेक्स्ट वीडियो से समझेंगे कि इंडिया का पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, फिर हम उसकी ग्रोथ के बारे में समझेंगे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में समझेंगे। तो एक एक करके हम इनको अलग अलग वीडियोस में समझेंगे।